एवरीवन, स्टडी नूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकांक्षा और हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर। तो यहाँ से हमारी प्रॉपरली 10th क्लास की मैथ स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट वीडियो के एंड में हमने फ्रैक्शन पे एंड किया था और यहाँ भी स्टार्ट हम फ्रैक्शन से करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में हमने क्या देखा था, ये 1/2 ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। सपोज हम कोई नंबर ले लेते हैं कि 7/3, ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है बेसिक ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड ने कैसे सोचा होगा कि डिवीजन लेमा के बारे में हम थोड़ा क्लियर करते चलते हैं। मैथ की एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि हमें पता ऑलमोस्ट सब होता है, बस उसे प्रॉपर वे में समझाएं कैसे ये नहीं पता होता है। ठीक है, यहाँ पे 7/3 लिखा है, इट मीन्स 7 इज डिवाइडेड बाई 3। अब एक ये रिप्रेजेंटेशन है डिवाइड करने का, और आप कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऐसे ही है कि 7 डिवाइडेड बाई 3 मतलब एक ही है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो ठीक है, मतलब आसान लैंग्वेज में अगर इसको हम समझें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ नहीं है, एक फैंसी सा नाम है नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन का। जैसे आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या होता है, जो चीज आपको ठेले या स्ट्रीट फूड में जो चीजें आपको मिलती है वही फैंसी रेस्टोरेंट में थोड़ा सा और सजा करके और उसका रेट चेंज करके आपको परोस दिया जाता है। बस यहाँ पे भी कुछ नहीं है। लॉन्ग डिवीजन जो हमारा उसका जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा फैंसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, उसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम दे दिया गया है जिसे देख के शायद आप डर जाएं, लेकिन ये है कुछ नहीं। देखिए, डिवीजन तो सभी ने पढ़ा होगा, सभी को सॉल्व करना आता है, लेकिन छोटी छोटी चीज से कितने इंपॉर्टेंट हैं जिसको यूक्लिड ने समझ लिया और एक नाम दे दिया। चलिए समझते हैं। जैसे हमने ये देखा कि 7 डिवाइडेड बाई 3, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स 6, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, डिवीजन का मेथड तो सबको पता होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम 3 की टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 7 है, या तो 7 आ जाए या तो उससे कम आ जाए, तो 3 2 जा 6। ठीक है, 7 से कम है, 3 3 जा 9, बड़ा हो जाएगा। हमें चाहिए या तो 7 आ जाए या तो 7 से कम आ जाए, तो 3 इंटू 2 टाइम्स जाएगा और हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखिए कि किसी नंबर का यूज करके आगे कैसे जाएंगे। अब कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। जैसे ये हमारा 3 है, ठीक है, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा डिविडेंड होगा। ठीक है, जितने टाइम्स डिवाइड हम करते हैं उसको हम कोशेंट कहते हैं, ये हमारा कोशेंट होगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग बचता है ये रिमेनिंग या रिमाइंडर इसको कहते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, अब समझते हैं। कभी भी आप दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, कैसे भी वो, अगर पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इंटीजर को, मतलब आप जो भी डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसा होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर, क्या क्या ऑब्जर्व करना है उसमें आप ये देखिएगा। पहली चीज, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 7/3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों इंटीजर है और दोनों ही पॉजिटिव है, तो पहली चीज आपको ये देखनी है उनका जो कोसेंट होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगी, उनका कोसेंट कभी भी डिविडेंड से बड़ा नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। मतलब ये 2 जो है ये 7 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, 7 से छोटा हो सकता है, 7 के इक्वल हो सकता है, पर इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज हमेशा ध्यान देनी है कि कोसेंट कभी भी डिविडेंड से बड़ा नहीं होगा। कभी भी आप अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका कोसेंट कभी भी डिविडेंड से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नॉर्मली हमारा जो कोसेंट होता है, मतलब जो हम कोसेंट होता है हमारा, वो डिविडेंड से छोटा होता है। ठीक है, एक केस में इक्वल होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इक्वल होने की भी कंडीशन है कि इक्वल भी सिर्फ एक ही केस में होगा, तब जब 1 से डिवाइड हो रहा हो, तभी कोसेंट हमारा इक्वल टू डिविडेंड होगा। अदरवाइज कोसेंट हमेशा डिविडेंड से छोटा ही होता है।
बस इसी केस में अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है। अब सपोज करिए कि 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो इसका क्वोशेंट जो है वो 2 हो गया, यहाँ पे 4 आएगा, तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो 0, मतलब कैंसिल आउट हो गया, कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा, तो हमारा रिमाइंडर 0 है। हमारे रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। रिमाइंडर हाईएस्ट कहां तक जा सकता है? देखिए रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू मतलब रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 हो सकता, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, इससे कम तो नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर हमारा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है। रिमाइंडर हमारा डिवीजर से छोटा होता है, ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से मतलब डिवीजर से हमेशा छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इसमें बराबर भी नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमारा जो है, रिमाइंडर ऑलवेज रिमेंबर दैट कि रिमाइंडर हमारा जो है वो हमेशा छोटा होगा डिवीजर से, बड़ा और बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो जाए तो ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेप से स्टेप, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे ये 9 आ जाता या 8 आ जाता, मतलब ये बड़ा हो गया है, तो उसके बाद हम फिर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब कि वो स्टेप बढ़ता जाएगा, वो खत्म कभी नहीं होगा। इसका रीजन यही है कि हमारा रिमाइंडर जो लास्ट में जहाँ पे हम एंड करते हैं, जो रिमेनिंग रिमाइंडर बचता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो डिवीजर हमारा रिमाइंडर के बराबर भी नहीं, क्योंकि अगर बराबर रिमाइंडर हमारा बड़ा हो मतलब डिवाइजर के बराबर हो गया, तब भी तो 1 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसलिए ये बड़ा और बराबर नहीं हो सकता, सिर्फ छोटा होगा हमारे डिवाइजर से। ये इतना ऑब्वियस और क्लियर है कि रिमाइंडर को डिफाइन ही ऐसा किया गया है कि उसकी वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी ही आएगी। अब देखते हैं जो यूक्लिड ने किया वही हम भी यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, आप फिर से देखें कि हम कर क्या रहे हैं। क्या लिखा है, 7 है, 3, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है। इसका क्वोशेंट क्या होगा, 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ रही है यहाँ पे वैल्यू 6, इसको अगर हम माइनस कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू, ये रिमेनिंग वैल्यू हमारी 1 आ जा रही है। ठीक है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। मान लीजिए सपोज मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब क्या कि x y z इस फॉर्म में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस फॉर्म में अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं, ये इंटीजर या फ्रैक्शन दोनों पार्ट है, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे ये हमने क्या लिया, x y z, ठीक है, का फॉर्म होता है इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों पार्ट हैं। इसमें इंटीजर भी है, मतलब x हमारा इंटीजर है, ये सब हम y हमारा इंटीजर है, z हमारा इंटीजर है, अब y अपॉन में z हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई बाई जेड। ठीक है, हमारा इंटीजर फॉर्म हो गया, हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? जो हमारा ये है, मान लीजिए 7 3 2, ये था ना हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 1 3, इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके 2 + 1/3 ये लिखा जा सकता है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में हम देखें कि कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए कैसे हो सकता है। ये हो सकता है 2 × 3 + 1/3, इट मीन 7/3। यही क्वेश्चन था ना हमारा कि 7/3 को सॉल्व करना था। अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर जो है वो तो 3 है, ठीक है। 7 को लाने के लिए क्या किया गया है? 7 को लाने के लिए 7 = 2 × 3 + 1 ये किया गया है। यहाँ से क्या समझ में आया कि जब भी कोई डिवीजन हो तो उसे इतने लंबे प्रोसेस से नहीं करते हैं, उसे सिंपल तरीके से लिखते हैं। मतलब 7 = 2 × 3 + 1 ये तरीका सबको पता है। बचपन में सबने फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज किया होगा। ठीक है, अब यही फ्रैक्शन हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये जो फ्रैक्शन हम यूज कर रहे हैं ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अगर सबको समराइज करके हम देखें तो हमें क्या मिलेगा? जब हमने डिविडेंड को डिवाइड किया डिवाइजर से, मतलब ये हमारा डिविडेंड है,
डिविडेंड, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा कोशेंट है, ठीक है। यहाँ जो लास्ट में रिमेनिंग बचता है वो हमारा रिमाइंडर है। ये हो गया। जब हमने डिविडेंड को डिवाइड किया डिवाइजर से तो आपको एक कोसेंट मिला, ठीक है, और फाइनली एक रिमाइंडर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, अगर यही स्टार्टिंग में हम पूछते हमें डिविडेंड अपॉन में डिवाइजर करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे। जो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन, जैसे हमारा 7/3 था, इसको अभी हम स्टार्टिंग में ही बोल दें कि इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम इसे अब कैसे लिखेंगे। ये सबसे आसान तरीका, कोसेंट रिमाइंडर और ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। कोसेंट हमारा क्या था 2, रिमाइंडर 1/3 हो गया ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। यही हमें डिविडेंड देता है। ठीक, समझ में आ गया इतना। तो यही जो फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन पे जाने का तरीका है, इससे हमने एक रिलेशन सीखा और यही रिलेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा है। बस यही याद रखना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन जाने पे जो हमें रिलेशन, मतलब ये सब जो रिलेशनशिप हमें मिल रहा है, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, अगर अननोन फॉर्म में समझे तो सपोज करिए ये x अपॉन में y है, ठीक है, किसी नंबर x को या किसी नंबर y से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये कोई नंबर x है, उसको y नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ ये हमारा कोसेंट हो जाएगा, जो भी हमारा आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू y इंटू क्यू प्लस आर, ये लिखा जा सकता है। इसी पे यूक्लिड डिवीजन लेमा बना है, जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब प्रॉपरली बेसिक ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने देख लिया कि वो क्या होता है। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा किस किस तरीके से उसे जनरलाइज किया जा सकता है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके वीडियो पूछ सकता है, नेक्स्ट वीडियो में उसको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।